बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा लेसन जिसको स्टार्ट किया हुआ था उसके अंदर अपने सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट कर लिया, डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया। डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन आपको दिए गए थे, 2 और 3 स्टूडेंट ने उन क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को भेजे हैं, बाकी किसी भी स्टूडेंट ने उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो आगे अपने नया टॉपिक जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से मीनिंग क्या है कि जब दो केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, दो केमिकल्स मीन्स एटम कंबाइन हो रहे हैं या मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये तो बात की बात है। बेसिकली अपने देखें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है उस केमिकल रिएक्शन में कम्बिनेशन किनका होता है आपस में, मॉलिक्यूल्स का या एटम का। ठीक है, तो जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है जिसको अपने आगे डिटेल में करेंगे, वो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी अपने वो बताती है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, हमेशा एटम पार्टिसिपेट करते हैं। बट उस केमिकल रिएक्शन को अपने जो लिखा जाता है वो लिखा किस फॉर्म में जाता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर होगी चीज़ अपने पास। तो ये कह रहा है कि जब एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एटम के पार्टिसिपेशन के लिए कुछ एक लॉ है, कैसे वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अब एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन गैस भी है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस भी है, और अपने पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो कहता है लेकिन जनरली अगर अपने देखें तो एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, वो वाटर की फॉर्मेशन नहीं कर रही। इट मीन्स वहाँ पर कुछ एक कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होगी, तभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से कार्बन, जब हाइड्रोकार्बन को अपने बर्न करते हैं तो हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन की जो कंडीशन है उस कंडीशन पर ये चीज़ डिपेंड करती है। क्लियर है कुछ चीज़ अपने को। तो यहाँ पर अपने कुछ एक लॉ आएंगे इसके अंदर, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में टोटल 5 लॉ को स्टडी करेंगे अपने यहाँ पर। ठीक है, 5 लॉ अपने को स्टडी करने हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, जिसमें से जो फर्स्ट लॉ हमारे पास आ रहा है वो है हमारा यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है बेसिक अपने पास, इसको अगर अपने डिफाइन देखें तो ये कह रहा है इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो वो कह रहा है अपने को कोई भी अगर फिजिकल चेंज की अगर अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी टाइप का फिजिकल चेंज हो, और फिजिकल चेंज से मीनिंग मैं ले सकता हूँ कि आपने H2O, ठीक है, किस फॉर्म में है ये, वाटर, लिक्विड फॉर्म में है। आप ये कह सकते हो H2O किस फॉर्म, वाटर की अपने को, H2O की जो लिक्विड फॉर्म है उसको अपने क्या बोलते हैं, वाटर। ठीक है, जब आप इसको कोल्ड करोगे, ठीक है, तो कोल्ड करने पर क्या होगा कि जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर हमारे पास जो H2O है वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट में, मीन्स आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अपने पास एक ये चेंज कैसा देखने को मिल रहा है, अपने को एक फिजिकल चेंज देखने को मिल रहा है। तो कह रहा है इन ऑल फिजिकल चेंज, ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का भी अपने एग्जांपल लेंगे। तो पहले अपने फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, इन ऑल फिजिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जितना मास यहाँ पर प्रोडक्ट का होगा, आपने क्या किया कि जब आपने वाटर लिया था इसको अपने आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस वाटर का आपने वेट ले लिया कि उस वाटर का वेट क्या है। ठीक है, जब वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया तो उसका भी वेट ले लिया आपने, देखा कि दोनों वेट जो हैं, दोनों जो मास है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये लॉ है हमारे पास कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि वो कहता है कि फिजिकल चेंज में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो मास है वो कंजर्व रहता है, उसमें किसी भी टाइप का चेंज देखने को हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक फिजिकल चेंज से अपने इसको समझाया गया। सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, कोई एक केमिकल चेंजेस की बात करता हूँ, और इस केमिकल चेंजेस से इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर समझाता हूं। तो हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, इसका मास अपने नोट कर लिया जब इसमें रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके साथ मैंने मिक्स कर दिया कौन सा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया और NaCl का भी मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। दोनों के एक्वस सॉल्यूशन लिए मैंने यहाँ पर, और दोनों ने जब अपने अलग अलग सॉल्यूशन थे उनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने पर इसने क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। जो सिल्वर क्लोराइड है वो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देगा, और ये अपने पास एक्वस फॉर्म में रह जाएगा। तो आपने क्या किया कि पहले इन रिएक्टेंट का, ठीक है, आपने मास नोट कर लिया कि जब अपने रिएक्टेंट जिसमें रिएक्शन करवा रहे हैं उनका मास कितना है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इसका जो मास था वो कितना था अपने पास, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जब इसको रिएक्शन करा रहे हैं आपने x ग्राम इसको लिया था, ठीक है, और y ग्राम इसको लिया था, तो टोटल मास इसका क्या होना चाहिए, ठीक है, टोटल मास आपके पास जो हो जाएगा वो टोटल मास कितना हो जाएगा x प्लस y ग्राम, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का भी जो मास आएगा वो क्या आएगा, x प्लस वाई ग्राम ही आपके पास मास आएगा। इस मास में किसी भी टाइप का चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसने डेफिनेशन में कहा है, इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, भले वो फिजिकल चेंज हो या वो केमिकल रिएक्शन हो, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज द सेम द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो उनके मास में किसी भी टाइप का आपको चेंज देखने को नहीं मिलता, भले उसमें चेंजिंग आपके पास केमिकल चेंज हो रहा हो या उसमें क्या हो रहा हो, फिजिकल चेंज हो रहा हो, तो किसी भी टाइप का आपको यहाँ पर चेंज उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये जो लॉ है हमारे पास, वो लॉ कौन सा आ जाए हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर बात करें कि इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए अपने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल अपने देखते हैं कि न्यूमेरिकल के फॉर्म में अब एक इसमें आती है कि अपने पास ये जो लॉ है वो अपने को दिया किसने था, ठीक है, जो लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन का जो लॉ है वो अपने को किसने दिया था, लेवोशियर। लेवोशियर क्या है, लेवोशियर कौन है, साइंटिस्ट है जिसको अपने क्या बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। लेवोशियर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो लॉ है आपको, ये लॉ हमको किसने दिया था, लेवोशियर ने अपने को ये लॉ दिया था, जिसे अपने फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए अपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेट ऑफ NaCl इज डीकम्पोज्ड बाय 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इफ 6 ग्राम of sodium hydrogen sulfate and a 1.825 gram of hydrogen chloride are produced in the same reaction, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है कि आपसे जो कह रहा है कि NaCl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और NaCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या कह रहा है अपने को कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 और प्लस HCl आपके पास क्या हो रहा है, एज प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपके पास हो रही है, ठीक है। तो ये किसकी केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में अपने को कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को देखो ये कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ NaCl मीन, तो मैंने यहाँ पर NaCl का जो वेट है वो मैंने कितना यहाँ पर लेट्स कर लिया, x ग्राम है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो वेट है वो इसने कितना दिया है, 4.9 ग्राम दिया है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में 6 ग्राम आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और 1.825 ग्राम आपके पास क्या बन रहा है, HCl की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो अपने जो लॉ है अपने पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इस लॉ को अगर अपने यहाँ पर ध्यान में रखें तो अपने को पता है कि जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है, या अपने कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अपने पास लॉ कहता है अपने को। अब रिएक्टेंट आपके पास कितना है, तो रिएक्टेंट अपने रिएक्टेंट का जो मास है वो कितना है, x ग्राम प्लस 4.9 ग्राम है, ठीक है। वो किसके इक्वल है, 6 ग्राम प्लस 1.825 ग्राम के क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 6 प्लस इसको अगर अपने टोटल करते हैं तो ये अपने पास कितना हो जाता है, इसका जो टोटल आपके पास आ जाएगा 7.825 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया, x ग्राम प्लस 4.9 ग्राम, इसके इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से आपको मास किसका फाइंड करना है, मास अपने को जो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो मास अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का अपने x लिए है, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो वेट ऑफ NaCl तो कितना आ जाएगा आपके पास, जिसको अपने कितना मान रहे हैं, x लेकर चल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 7.825 माइनस 4.9 ग्राम,
ठीक है, क्योंकि अपने दोनों जो मास है वो कहते हैं ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं। इट मीन्स आपके पास जो डीकम्पोज्ड NaCl है, उस डीकम्पोज NaCl का जो मास आ जाता है वो कितना आ जाता है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 2.92 ग्राम के लमसम आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ से आपके पास जो डीकम्पोज्ड NaCl है उस डीकम्पोज्ड NaCl का आपके पास यहाँ पर मास आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अपने जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसके अकॉर्डिंग अपने इस तरह के क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपको जो फर्स्ट लॉ है जो केमिकल कम्बिनेशन का, वो फर्स्ट लॉ अपने पास यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में अपने यहाँ पर सेकंड लॉ की अपने यहाँ पर बात करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सेकंड लॉ आ रहा है वो सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तो अपने पास जो केमिकल लॉ थे उनमें केमिकल लॉ में सेकंड लॉ आपके पास आ जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। सेकंड लॉ की बात करते हैं। ये लॉ अपने को सबसे पहले अपने को कौन से साइंटिस्ट ने अपने को दिया था, तो सबसे पहले आ रहा है कि जोसेफ जो प्राउस्ट है, वो जोसेफ प्राउस्ट ने ये लॉ अपने को दिया था। ठीक है, इस लॉ के अंदर वो क्या कहता है, ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसको, फिर इसको क्लियर करेंगे। वो क्या कह रहा है, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स combined together in a fixed proportion by weight। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर देखो कि ये लॉ किस पर अप्लाई हो रहा है, प्योर केमिकल कंपाउंड पर अप्लाई हो रहा है। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी मौजूद है, ठीक है, अगर इम्प्योरिटी है केमिकल्स के अंदर तो इस लॉ को एप्लीकेबल नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो फर्स्ट चीज इसके अंदर जो मेन आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर उस केमिकल में इम्प्योरिटी मौजूद है तो इस लॉ को एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता, इस लॉ को अप्लाई अपने नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो फिर अपने आगे देखें, एक प्योर केमिकल्स कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट द सेम एलिमेंट, ठीक है, कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। वो कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो केमिकल हमेशा ही एक सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। वो प्रोपोर्शन किसका रहता है, उसके वेट का प्रोपोर्शन रहता है। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अपने पास यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अपने बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड है या सिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड है। मीन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ में लेते हैं प्लांट, या अपने रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट करते हैं, या अपने किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की है, मींस सिंथेटिक है या नेचुरल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो दो कंपाउंड हो गया, ये प्योर कंपाउंड है और इस प्योर कंपाउंड में आपके पास दो एलिमेंट है, कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन। ये जो कंबाइन हो रहे हैं तो ये कंबाइन किस में हो रहे हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं बाय वेट। कैसे, यहाँ पर कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है 12 और ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूल का 16 × 2, तो इसका जो रेशो रह गया वेट का रेशो 12:32। और इसको अगर अपने सिंपलेस्ट रेशो में अगर कन्वर्ट करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशो इसका क्या आ जाता है 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड भले ही आपके पास नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड है या सिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास का जो रेशो रहेगा वो मास का रेशो इसमें के अंदर क्या रहता है 3:8 रहता है। इस रेशो में किसी भी टाइप का आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है। सेम थिंग आप वाटर की बात कर सकते हैं। अब वाटर कैसा भी हो सकता है, आपके पास रेन वाटर हो सकता है, ठीक है, सी वाटर हो सकता है, रिवर वाटर हो सकता है, या लैब जनरेटेड वाटर हो सकता है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा देखने के लिए, हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो सिंपल रेशो इसका क्या रहेगा 1:8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर जब वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बाय मास रेशो है वो बाय मास रेशो कितना आता है अपने पास 1:8 देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपने पास जो लॉ है वो कौन सा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन का जो लॉ है, जिसको अपने को जोसेफ प्राउस्ट ने अपने को ये लॉ दिया था। ठीक है, अब इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर अपने एक न्यूमेरिकल देखते हैं, या उस न्यूमेरिकल से इसको अपने और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि किस टाइप से ये लॉ अपने पास एप्लीकेबल रहेगा।
तो ये क्वेश्चन देखें, इसको अपने क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दे रहा था, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। ठीक है, आपके पास कॉपर ऑक्साइड का जो मास है जब आपने उसको हीट किया तो 2.16 ग्राम मेटेलिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सब्सिक्वेंट इग्निशन आज फाउंड टू 2.7 ग्राम। ठीक है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्ड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। शो दैट द डाटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तो आप इसको सेकंड और देखें, इसके अंदर वो क्या कह रहा है अपने को। ठीक है, इसमें यहाँ पर कहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड जो आपके पास है, ठीक है, उसके अंदर अपने पास यहाँ पर क्या कह रहा था, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। जब आप मेटेलिक कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हो, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि जब मेटेलिक कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हो तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और उस कॉपर ऑक्साइड का जो वेट है वो कितना है, 2.70 ग्राम है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है उसको देखते हैं। तो कह रहा है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दे रहा है अपने को, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो अपने को यहाँ पर उसने जो वेट दिया है वो कॉपर ऑक्साइड का उसने वेट दिया है अपने को 2.7 ग्राम। ठीक है, कितना दे रहा है अपने को, 2.7 ग्राम आपके पास कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। और कॉपर कितना लिया अपने पास, कॉपर लिया है कितना, 2.16 ग्राम। तो आपके पास जो वेट ऑफ जो कॉपर है वो कितना है, 2.16 ग्राम है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि ये वेट किसका है, कॉपर ऑक्साइड का है, और ये वेट किसका है, कॉपर का। तो आप यहां से किसका वेट फाइंड कर सकते हो, वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वेट कितना आ जाएगा, 2.7 माइनस 2.16 ग्राम। ठीक है, तो इसमें से जब कॉपर ऑक्साइड के मास में से जब कॉपर के मास को आप माइनस कर देते हो तो आपके पास मास किसका आ जाता है, ऑक्सीजन का मास आ जाता है, और वो कितना आ जाता है, 0.54 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन का मास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इतना रफ कर देता हूँ, इतना डाटा अपने पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब अपने यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर। परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको पता है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर का परसेंटेज फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, वेट ऑफ कॉपर। वेट ऑफ कॉपर कितना आपके पास, 2.16 ग्राम। वेट ऑफ कॉपर हमारे पास है 2.16 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड आपके पास कितना है, 2.70 ग्राम। परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, 100। इसी तरह से आप क्या निकाल लोगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 2.54 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.70 ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो इन दोनों को अपने सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनकी परसेंटेज आ जाती है। तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो परसेंटेज आ जाएगी कॉपर की वो कितनी आ जाएगी, 80%, और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 20% आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट में अपने इन दोनों के क्या निकाले, परसेंटेज वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब देखो यहाँ पर सेकंड टाइम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का आपके पास रिजल्ट आ गया। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्ड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। शो दैट, ठीक है, तो सेकंड आपके पास यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड है वो सेकंड टाइम कितना है, 1.15 ग्राम है। ठीक है, तो सेकंड टाइम का डाटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सेकंड टाइम जो इसने एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम जो वेट ऑफ जो कॉपर ऑक्साइड है वो कितना आपके पास आ रहा है, 1.15 ग्राम आ रहा है। ठीक है, ये किसका वेट आ गया, कॉपर ऑक्साइड का। और आपके पास जो वेट ऑफ कॉपर है वो वेट ऑफ कॉपर आपको इसने कितना दिया है यहाँ पर, कि जो वेट ऑफ जो कॉपर है वो वेट ऑफ कॉपर आपके पास है यहाँ पर 0.92 ग्राम। ये वेट ऑफ कॉपर आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ
ऑक्सीजन फाइंड करना है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड कैसे करेंगे अपने सेकेंड टाइम, आपके पास वेट ऑफ ये कितना है 1.15 माइनस 0.92 ग्राम, ठीक है। तो इसको में से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा जो कितना आ रहा है 0.23 ग्राम, आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट से आप परसेंटेज वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो सेकंड परसेंटेज से आपने वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालेंगे कैसे, अपने पास निकालेंगे वेट ऑफ कॉपर, तो वेट ऑफ कॉपर आपको कितना दिया गया 0.92 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.15 ग्राम इंटू 100, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास जो इसका रिजल्ट आया वो ये रह गया, ठीक है, जिसके अंदर अपने इसको अपने सॉल्व कर रहे हैं, जो अपने पास आ रहा है इसको अपने देखा। सेकंड आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को जो फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या है वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपके पास 0.23 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.15 ग्राम, और परसेंटेज फाइंड करना है तो कितना लगा लेंगे 100, ठीक है। तो जब आप इसको दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो कॉपर का जो परसेंटेज है वो फिर आपके पास कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो कॉपर और जो ऑक्सीजन है उनकी परसेंटेज क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिंस द रेशियो by weight of copper and oxygen in the two compounds remain the same, the law of definite composition is illustrated, ठीक है। तो आपने दो एक्सपेरिमेंट किए, दो एक्सपेरिमेंटल आपको डाटा दिए गए थे, और उन दोनों एक्सपेरिमेंटल डाटा के अंदर जो कॉपर और ऑक्सीजन का जो वेट आ रहा है वो कॉपर और ऑक्सीजन का जो वेट का जो परसेंटेज है वो क्या आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है। तो इसका मतलब जो अपने पास जो लॉ आपने जो यहाँ बात कर रहे हैं कांस्टेंट कंपोजिशन का, उस लॉ को ये क्या कर रहा है इलस्ट्रेट कर रहा है। जो कांस्टेंट कंपोजिशन आपको ये बताता है कि आपके पास किसी भी प्योर कंपाउंड्स के अंदर जिस कंपाउंड से वो मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट से जो मिलकर बना हुआ है, उन एलिमेंट्स के जो मास का जो रेशियो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो ये अपने आज दो लॉ को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सेकंड जो अपने पास बचे हुए लॉ है वो नेक्स्ट वीडियो में अपने यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्लियर है चीज़ आपको। इन दोनों लॉ के ऊपर जो आपको क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करने की कोशिश करें कि आपसे ये सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।